हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपका जो प्रिपरेशन है यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट का काफी हद तक आपने कर लिया होगा। और एक चिंता जो सता रही होगी वो होगी करंट अफेयर्स की। और वो चिंता हमेशा आपकी दूर करने आते हैं हम एग्जाम से पहले, इस बार भी आए हैं। टॉप 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। तो पिछले कुछ 4-5 महीनों के करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने उठाए हैं और उनपे जो आपके कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं उनको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपकी लास्ट मिनट रिवीजन को आसान बनाने के लिए और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का फ्लेवर देने के लिए हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस जो कोर्स है आप वो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। काफी नॉमिनल प्राइस में अभी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको रिवीजन के लिए और कुछ प्रैक्टिस के लिए जरूर मदद हो जाएगी, स्पेशली लास्ट मोमेंट पे जब टेंशन ज्यादा होती है, खुद से पढ़ाई नहीं हो रही होती। तो इस कोर्स की मदद आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आइए जी फटाफट से बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं जी आज के पहले सवाल से। और ये सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली पब्लिश द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 अलोंग विद द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, जरूर लीजिए। सोचिए क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी हुई है तो देखो, एम्प्लॉयमेंट ये ऐसा कीवर्ड है, इसको सुनते ही आपके दिमाग में खटकना चाहिए आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है जी, डैश इन्वॉल्व्स मेकिंग अ प्रोडक्ट और पॉलिसी सी मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली और लेस डैमेजिंग देन इट इज इन रियलिटी। तो आप एक प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं कि एनवायरमेंट पे नुकसान नहीं पहुंचाता या बहुत ही कम नुकसान पहुंचाता है, बट वास्तव में वो एनवायरमेंट के लिए काफी हानिकारक है। तो आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस को यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है, आप सोच के बताइए। अगर आप सोच रहे हैं ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो रिसेंटली न्यूज में था, इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी लेकर आई है, तो इसीलिए सवाल आपके लिए यहाँ पे डाला गया। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द प्रपोज्ड सॉल्यूशन बाय इकोनॉमिस्ट्स टू एड्रेस द राइजिंग वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो हमारे देश में जो वेल्थ को लेकर इनइक्वालिटीज चल रही हैं, आपने पीछे सुना भी होगा, कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह ने भी इस पे बयान दिए अपने। और यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फटाफट से आप उन्हें रीड आउट कर सकते हैं। तो वेल्थ इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे बोला गया था कि एक सुपर रिच या फिर वेल्थ टैक्स जो है उसे लगाना चाहिए, बट उसको लगाने के लिए काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस है जिनको सॉल्व करना पहले जरूरी हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा टैक्स नहीं लाया जाएगा, कोई गवर्नमेंट अब नहीं लाएगी वेल्थ टैक्स को दोबारा से। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का ही बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिजिटल कंपटीशन बिल प्रपोज्ड बाय द कमिटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ। तो देखो जी, यहाँ पे आपकी डिजिटल कंपटीशन को लेकर बात हो रही है। तो आज के जमाने में सब चीजें डिजिटल हो चुके हैं, डिजिटल इंडिया की बात चलती है। तो आपकी जो डिजिटल एंटरप्राइजेस हैं, आपकी जो डिजिटल एंटरप्राइजेस हैं, उनका जो आपस में कंपटीशन है उसको रेगुलेट करना भी काफी जरूरी है। क्योंकि देखो जी, डिजिटल एंटरप्राइजेस पल पल कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और अगर आप उनको रेगुलेट नहीं करोगे या बहुत ज्यादा वेट करोगे कि कब कुछ होगा उसके बाद रेगुलेट करेंगे, तो फिर बात नहीं बन पाती। और इसीलिए ऐसा डिजिटल कंपटीशन बिल प्रपोज किया गया है, ताकि हमारी जो डिजिटल एंटरप्राइजेस हैं उनके जो कंपटीशन वाला जो कंडक्ट है उसको रेगुलेट कर सके और प्रोएक्टिव बेसिस पे कर सके। ऐसा नहीं कि रिएक्टिवली बाद में हम कुछ मेजर्स लें, प्रोएक्टिवली हम ऐसा कर सकें। ऐसे यहाँ पे बात करी हुई है इस डिजिटल कंपटीशन लॉ के अंदर। जो हमारा करंट फ्रेमवर्क है कंपटीशन एक्ट 2002 का, दैट इज एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क, यानी कि कुछ हो जाने के बाद हम यहाँ पे एक्शन लेते हैं। बट अभी हम कह रहे हैं कि प्रोएक्टिवली कुछ होने से पहले ही एक्शन ले लेना है। तो ऐसे प्रोविजन इस बिल के अंदर डाले गए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बनेगा। इसी के साथ आते हैं जी अगले सवाल की ओर। और ये सवाल है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वर्ल्ड बैंक, जिसकी रिपोर्ट है जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट। विच कंट्री इन द साउथ एशियन रीजन एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इट्स एम्प्लॉयमेंट रेट अंटिल 2022। तो ये भी कोई रिपोर्ट रिसेंटली आई होगी। और उसके अंदर यहाँ पे कौन सी ऐसी कंट्री है साउथ एशिया के अंदर जहां पे हमें देखने को मिला काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट में। और बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं, ये कंट्री और कोई नहीं बल्कि हमारा खुद का भारत ही है, इंडिया ही है ये कंट्री, जिसको इस रिपोर्ट में बोला गया है कि यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला था हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट में। यानी कि लोगों को रोजगार
के जो अपॉर्चुनिटीज है वो इतने ज्यादा नहीं मिल रहे थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बनेगा। Coming to the next question, Reserve Bank of India recently released 2023 list of domestic systemically important banks, which is not one of them. तो हमारे देश में कुछ ऐसे बैंक हैं जिनको बोला गया टू बिग टू फेल। अगर ये बैंक फेल हो गया तो फिर हमारा पूरा देश डूब जाएगा, पूरा देश फेल हो जाएगा। और इस लिस्ट के अंदर आरबीआई ने 3 बैंकों को डाले जी। कौन सा बैंक इस लिस्ट में नहीं आता वो आपको बताना है। इस लिस्ट में प्यारे दोस्तों एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जो हैं वो बिल्कुल आते हैं। पीएनबी इस लिस्ट के अंदर नहीं आता है और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैज द आरबीआई रिसेंटली अलाउड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज टू इन्वेस्ट इन? कॉर्पोरेट, म्युनिसिपल, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स या फिर जंक बॉन्ड्स? तो रिसेंटली प्यारे दोस्तों यहाँ पे आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आया है और उसके अंदर यहाँ पे हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको आरबीआई ने अलाउ किया कि आप खुलकर इन्वेस्ट कीजिए सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर। तो ऐसे बॉन्ड्स हैं जो सॉवरन यानी कि हमारे जो देश की सुप्रीम अथॉरिटी है, सरकार है, वो इशू करेगी। ग्रीन यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बॉन्ड्स होने वाले हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स को लेकर यहाँ पे आरबीआई ने कुछ अलाउ किया है हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। हालांकि कुछ लिमिट्स वगैरह भी सेट की गई है। फिलहाल जो आंसर इसका है वो ऑप्शन नंबर सी का प्यारे दोस्तों बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रिवर्स फ्लिपिंग रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टार्टअप्स? तो ये आपका टर्म जो है न्यूज में था, रिवर्स फ्लिपिंग। तो क्या मतलब होता है इसका, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फटाफट से ऑप्शंस देखिए और सोचिए कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। देखो, हमारे जो इंडियन स्टार्टअप्स थे, क्या हुआ कि वो बाहर की कंट्रीज में चले गए। अब वो वापस इंडिया में आ रहे हैं। वापस इंडिया में क्या कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं। इसे रिवर्स फ्लिप बोला जाता है, ताकि इंडिया की जो फंडिंग है उसका फायदा उठाएं, इंडिया में अपने शेयर्स को लिस्ट कराएं, अपने पब्लिक जो है उनको शेयर्स इशू करें। तो ये सब फायदे उठाने के लिए वो हेडक्वार्टर वापस से इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से। तो करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने हेडक्वार्टर को वापस से इंडिया लेकर आ रहे हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। दिस इज रेफर्ड टू एज रिवर्स फ्लिपिंग। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पीरियड ऑफ रिड्यूस्ड कैपिटल इनफ्लोज टू स्टार्टअप्स? तो स्टार्टअप्स को जब थोड़ा सा कैपिटल की तंगी हो जाती है, इतने खुल के पैसे उनके पास नहीं आते, तो इस जो पीरियड है इसको एक नाम दिया जाता है, प्यार से बुलाया जाता है इसे किसी नाम से। वो कौन सा नाम है आपको बताना है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो प्यारे दोस्तों आपको नाम पता लग जाना चाहिए। ये नाम यहाँ पे है फंडिंग विंटर का। तो फंडिंग विंटर मतलब अभी यहाँ पे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको इतना ज्यादा फंडिंग नहीं मिल रहा, उनका फंडिंग थोड़ा सा कम हो चुका है। देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं। और इस टर्म को यहाँ पे रेफर किया गया है फंडिंग विंटर। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। What significant impact could a rise in US interest rates have on the Indian economy? तो अगर यूएसए के अंदर प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो उससे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो जब यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेंगे तो लोग कहेंगे डॉलर अपने पास रखते हैं, डॉलर को इन्वेस्ट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो डॉलर की प्रेफरेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगी और रुपी की प्रेफरेंस कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और इस वजह से हमारा जो रुपी है दैट इज गोइंग टू डेप्रिशिएट। हमारा जो रुपी है प्यारे दोस्तों वो डेप्रिशिएट कर जाएगा। तो डायरेक्ट लिंकेज हमारा जो बन रहा है दैट इज विद ऑप्शन नंबर सी ओनली। तो आंसर हमारा हम ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली न्यूज में था। इसका जो फुल फॉर्म है डेट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों कौन सा कंट्री इसका मेंबर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बे ऑफ बंगाल के जो इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, उसके जो आसपास के कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर होने वाले हैं। तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बे ऑफ बंगाल के आसपास वाला यहाँ पे कंट्री है। और ये कंट्री प्यारे दोस्तों क्लियरली हमारे पास जो है टाटस म्यांमार। तो म्यांमार हमारे पास यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। इसके अंदर इंडिया भी आता है और भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज इसके अंदर आ जाते हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच क्लॉज इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट
इज रिलेटेड टू कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो हमारा जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, उसके अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग को लेकर कुछ बातें करी हुई हैं। आई होप आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग को जानते होंगे कि जैसे कोई दवाइयों का पेटेंट वगैरह होता है तो सरकार जबरदस्ती उसके लाइसेंस और कंपनियों को भी दिलवा देती है ताकि हमारी जो दवाई है वो बाकी कंपनीज भी बना लें। और ऐसी बातें हमारे जो ट्रिप्स एग्रीमेंट में है करी गई हैं आर्टिकल 31 के अंदर, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलो अगला सवाल, WTO's 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस फ्रॉम फरवरी टू मार्च 2024 इन। बताइए जी, WTO का जो 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुआ था रिसेंटली 2024 में ही कंडक्ट हुआ है, ये आपका कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? सर ये कंडक्ट हुआ था अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर ए का। अगला सवाल, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो ये स्कीम्स बहुत न्यूज में चलती रहती हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या रहता है। इनका उद्देश्य रहता है कि हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उनको इंसेंटिवाइज करें कि और ज्यादा प्रोडक्शन करें। तो कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। चलो जी आते हैं अगले सवाल पे। Dash refers to a style of investing wherein investors purchase assets such as stocks or bonds that are consistently rising in price while selling assets whose prices are falling। तो स्टॉक मार्केट वगैरह पे अगर आप नजर रखते हैं तो कई इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जो शेयर चढ़ता जा रहा है ऊपर आता जा रहा है उसका दाम बढ़ता जा रहा है उसमें पैसा डालते रहते हैं, और जो शेयर का दाम नीचे आता जा रहा है उस शेयर को बेचते रहते हैं। तो बोला जाता है कि मोमेंटम के साथ चल रहे हैं, जहां पे मोमेंटम है उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ये न्यूज में था इसीलिए सवाल आपसे पूछा गया। अगला सवाल, which is are true if the trademark is registered and someone else uses the trademark, it is a case of infringement। Statement 2, if the trademark is not registered and someone else uses the trademark, it is a case of passing off। अब देखो दो टर्म्स है यहाँ पे, एक है इन्फ्रिंजमेंट और एक है पासिंग ऑफ। ट्रेडमार्क तो आई होप आप सभी समझते हैं। तो आपके ट्रेडमार्क जो लोगो वगैरह होता है कंपनीज के उसे ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो वो रजिस्टर कराया होता है कंपनीज ने, जैसे हमने भी अभी स्टडी क्लासेस का जो लोगो है वो एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है। तो ये जो हमारा ट्रेडमार्क होता है अगर कोई और इसे यूज कर ले, इस मार्क को कोई और यूज कर ले तो इसे इन्फ्रिंजमेंट बोला जाता है। बट लेट सपोज कि अगर हमने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करा रखा फिर अगर इसे कोई और यूज कर लेता तो इसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोल सकते, इसे पासिंग ऑफ यहाँ पे बोला जाता। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा रखा तो फिर भी आपका कुछ तो हक है आपके ट्रेडमार्क के ऊपर, इसे रिकॉग्नाइज किया गया हमारे ट्रेडमार्क लॉ में। और अगर कोई और उसे यूज करता है तो इसे टेक्निकली पासिंग ऑफ यहाँ पे बोला जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है कि दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। Coming to the next question, Global Economic Prospects Report 2024 has been published by। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है, फटाफट से सोचकर बताइए। सर ये तो बहुत ही आसान है, ये रिपोर्ट हमारी पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए तो आते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल है, डैश इज नॉट एन ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क इन इंडिया। तो आपके पास जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड है उस पे कुछ बैंक के नाम के साथ कुछ और भी लिखा होगा कि आपका कार्ड नेटवर्क कौन सा है, जैसे रुपए लिखा होगा, वीजा, मास्टर कार्ड, ये सब लिखा होगा। तो इनमें से कौन सा इंडिया का एक ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क नहीं है? तो रुपए तो बिल्कुल इंडिया का ही है। डाइनर्स क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस भी आपको इंडिया वाले कार्ड्स पे देखने को मिलेगा, बट अकॉर्डियन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का क्या रोल है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को आप एक बार रीड कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो हमारे पास है वो ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन सब चीजों को देखती है, रोकने की कोशिश करती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि काफी सारी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, काफी न्यूज में रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, विच इज आर ट्रू ट्रेडिशनली इंडियन एक्सचेंजेस फॉलोड अ T+2 सेटलमेंट साइकिल। यानी कि हमारे जो ट्रेड सेटल होते थे, आपने कोई शेयर खरीदा बेचा तो 2 दिन के बाद यहाँ पे सेटलमेंट होती थी।
बट अभी प्यारे दोस्तों सेबी ने इंट्रोड्यूस कर दिया T+0 बेटा वर्जन ऑप्शनल बेसिस पे इशू लिया है T+0। T+1 पे तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी T+0 जो है उसको भी बेटा बेटा वर्जन यानी कि ऑप्शनल बेसिस पे अभी टेस्टिंग बेसिस पे सेबी ने यहाँ पे रोल आउट किया, इंट्रोड्यूस किया। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है और इसीलिए करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आते हैं जी अगले सवाल पे। सवाल है एज पर आरबीआई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज डायरेक्शंस 2024 टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन, an asset reconstruction company is required to have a minimum net owned funds of dash and thereafter on an ongoing basis। तो अगर आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनना है तो देखो आपको आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जो मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स यानी कि अपनी पूंजी होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए यहाँ पे 300 करोड़ की। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। तो ये डायरेक्शंस अभी न्यूज में थे तो सवाल यहाँ पे आपसे पूछ लिया। अगला सवाल, द फाइनल सेट ऑफ रूल्स ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स हैज बीन कॉल्ड बेसल 3 एंड गेम। तो अगर कोई अवेंजर्स वगैरह फॉलो करता है तो वहां पे ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही थी एंड गेम वाली। अभी जो बेसल 3 के फाइनल रूल्स आए हैं उनके साथ भी बेसल 3 एंड गेम ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया और रीजन में बोला गया बेसल 3 इज अ सेट ऑफ मेजर्स डेवलप्ड बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन टू स्ट्रेंथन रेगुलेशन सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। तो देखो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है बट आपस में कोई एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही, दोनों स्टैंड अलोन सही है। तो कौन सा आंसर बनना चाहिए सर? फिर तो आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी का बन जाना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 was released by the research group Huru. A unicorn startup is a privately held company without any listing on public exchanges, valued at $1 billion or more and supported with venture capital। तो यूनिकॉर्न को लेकर यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दे रखी है और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात कर रखी है। तो प्यारे दोस्तों ये जो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। चलिए तो प्यारे दोस्तों आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, इन रिसेंट टाइम्स ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स आर बीइंग अट्रैक्टेड टू इंडियन कैपिटल मार्केट? तो कौन से फैक्टर्स के कारण हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन कैपिटल मार्केट्स की ओर खींचे चले आ रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। और ऑप्शंस में यहाँ पे आपको वेरी लो पीई रेशो, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रस्ट ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल रहा है जी। तो आपको चूज करना है आपका आंसर क्या होगा। देखो जी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ तो है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बहुत है इंडिया पे, तभी वो यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। पीई रेशो कम होने की बजाय यहाँ पे हमें हाइयर साइड पे देखने को मिलती है। तो सेबी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने रिसेंटली रिमार्क किया था कि इंडिया में पीई रेशो ज्यादा है, प्राइस अर्निंग रेशो ज्यादा है, यानी कि इंडिया के शेयर अर्निंग के मुकाबले महंगे दाम पे बिक रहे हैं। फिर भी बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है और इन ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा और ट्रस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ पे बनेगा। Coming to the next question, which financial institution has recently completed 90 years of existence? बताइए जी कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 90 सालों का एग्जिस्टेंस पूरा कर लिया है? फटाफट से सोचिए कौन सा इंस्टीट्यूशन कब बना था, आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अगर आपने सही से सोच लिया तो आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। आरबीआई 1 अप्रैल 1934 को बना था और 1 अप्रैल 2024 को इसने 90 इयर्स अपने कंप्लीट कर लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। Coming to the next question, Dash conducts a bi-monthly consumer confidence survey to measure the consumer perceptions of the prevailing economic situation। तो बताइए ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन कंडक्ट कराता है? प्यारे दोस्तों ये वाला जो सर्वे है दैट इज कंडक्टेड बाय नन अदर देन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। बारी है जी अगले सवाल की। इरडा हैज कमिटेड टू एनेबल इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय। तो हमारा जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने प्रण लिया है कि भाई इंश्योरेंस फॉर ऑल, सबको इंश्योरेंस में कवर कर लेंगे बाय 2047। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का जो है वो
बनेगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी हैज बीन रीब्रांडेड एज, तो यूएनसीटीएडी का जो ब्रांडिंग है, नामकरण है, कुछ अलग से कर दिया गया है, उसे कुछ नए नाम से पुकारे जाने लगा है। और वो कौन सा नया नाम है ये आपको बताना है जी। तो प्यारे दोस्तों, वो नया नाम यहाँ पे हमारे पास हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। इसे अब यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इस नाम से पुकारा जाएगा। तो हालांकि बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है, माइनर सा ही चेंज है, बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है जी, डैश इज अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल फ्रॉम मेजर क्रेडिटर कंट्रीज हुज रोल इज टू फाइंड कोऑर्डिनेटेड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू द पेमेंट डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड बाय डेटर कंट्रीज। तो श्रीलंका के अंदर जो पीछे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था ना, उसको लेकर ये न्यूज में था। तो हमारे जो क्रेडिटर कंट्रीज होते हैं, जिनके पास पैसा है, उन्होंने अपना एक क्लब बना रखा है और वो पैसा इस क्लब के माध्यम से उन कंट्रीज तक पहुंचाते हैं जिनको पैसे की जरूरत है। और ये यहाँ पे जो क्लब है, इसको नाम दिया गया पेरिस क्लब। पेरिस क्लब इसको यहाँ पे नाम दिया गया है। इंडिया और चाइना इसके मेंबर नहीं है। इंडिया एड हॉक टेम्परेरी बेसिस पे पार्टिसिपेट जरूर करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, डैश हैज फॉर्मली रिजेक्टेड द इनविटेशन टू जॉइन ब्रिक्स। ब्रिक्स बोले तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ग्रुप ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो इस ग्रुप को एक्सपैंड किया जा रहा था और कंट्रीज को उसका पार्ट बनाया जा रहा था, बट एक कंट्री ने शुरू में तो हाँ किया, बट बाद में वहां पे गवर्नमेंट का चेंज हुआ और फिर जो वहां के जो नए रूलर आए, उन्होंने मना कर दिया, नई सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, हम ब्रिक्स में नहीं आना चाहते हैं। तो ये जो कंट्री थी, दैट इज अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। बाकी जो कंट्रीज यहाँ पे आ रही हैं, उनके नाम आप जरूर देख लीजिए। यहाँ पे इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यूएई, ये सारे नए मेंबर्स बन रहे थे ब्रिक्स के, बट अर्जेंटीना ने यहाँ पे मना कर दिया। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन करंट अफेयर्स के ऊपर। तो काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर करंट अफेयर को लेकर कुछ एमसीक्यूज कराइए। तो करंट अफेयर्स को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ अपना स्कोप लिमिटेड रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की कोई सीमा नहीं है। तो कम से कम ये वाले सवाल तो आप जरूर कर सकते हैं, इतना तो जरूर करके जा ही सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आई होप आपको आज के सेशन से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।